इस तस्वीर को ध्यान से देखो। यहाँ पहले रूसी टैंकों की एक कतार हुआ करती थी। अब ये खुले आसमान के नीचे कब्रिस्तान है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके की कच्ची सड़क पर टैंकों के ढांचे कतार में खड़े हैं, जिनमें से कुछ से अभी भी धुआं निकल रहा है। और इस कहानी में एक बात है जो लगभग सभी की नजरों से छूट गई। इतना सारा लोहा खोने के बाद रूस रुक गया। रूस पूरे 6 महीने तक एक भी बख्तरबंद हमला शुरू नहीं कर पाया। सीधी वजह यह कहना होगा कि उनके पास टैंक खत्म हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोप की सबसे बड़ी सेना को आधे साल तक रोकने वाली वजह कुछ और थी। ये वो चीज थी जो यूक्रेन ने चुपचाप अंधेरे में की और किसी को नहीं बताया। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या हो रहा है। मई से अक्टूबर 2025 के बीच युद्ध के मोर्चे पर कुछ अजीब हुआ। रूस, जिसने पूरी जंग के दौरान यूक्रेनी मोर्चों पर लगातार बख्तरबंद गाड़ियों की लहरें भेजी, उसने अचानक ऐसा करना बंद कर दिया। टैंकों की कतारों की जगह अब छोटे छोटे समूह दिखने लगे। 2-3 सैनिक घास में रेंगते हुए बिना दिखे भीतर घुसने की कोशिश करते हैं। और दुनिया ने इसे देखा और कहा, कितना चालाक है, कितनी नई और समझदार रणनीति है। इसमें कुछ भी चालाक नहीं था। असल में जब युद्ध मशीन से उसका मुख्य हिस्सा निकाल लिया जाता है तो वही बचता है। और ये समझाने के लिए कि वह हिस्सा कौन सा है, मुझे पहले रूस के युद्ध के तरीके के बारे में बताना होगा, वरना बाकी समझना मुश्किल है। एक वाक्य है जिसका इस्तेमाल सैन्य विश्लेषक रूसी सेना का वर्णन करने के लिए करते हैं। ये एक तोपखाने की सेना है जिसमें बहुत सारे टैंक हैं। क्रम पर ध्यान दो। तोपखाना सबसे पहले आता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रक्षा संस्थानों में से एक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के अनुसार तोपखाना रूस की मारक क्षमता का मुख्य साधन है। पश्चिमी देश तोपों का उपयोग सैनिकों की बढ़त के लिए करते हैं, जबकि रूस में इसका उल्टा होता है। सैनिक तोपखाने को दुश्मन को तबाह करने की स्थिति में लाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तोपखाना रास्ता खोलता है और दुश्मन की रक्षा को कमजोर करता है। फिर रूसी सैनिक पहुंचते हैं। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ये सोवियत सिद्धांत से आया है। द्वितीय विश्व युद्ध से ही रूस तोपखाने का इस्तेमाल पूरी रक्षा पंक्तियों को तोड़ने और कई बार पूरे शहरों को तबाह करने के लिए करता रहा है। ये उनकी पहचान बन गई है। जो आप यहाँ देख रहे हैं वह BM-21 ग्रेड है, एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। ये एक सोवियत प्रणाली है जो कुछ ही सेकंड में दर्जनों रॉकेट छोड़ती है ताकि पूरे इलाके को आग से भर दे। ये आग की बारिश रूसी युद्ध की पहचान है। और जानते हो क्या, रूसियों ने इन तोपों की सुरक्षा करना भी सीख लिया है। वे लाइन से करीब 12-15 किलोमीटर पीछे रहते हैं और रात को और भी दूर चले जाते हैं। बस फायर करने के लिए आगे आते हैं, फिर जवाबी हमले से बचने के लिए जल्दी से पीछे हट जाते हैं। जो रूसी युद्ध सिद्धांत जानते हैं उनके लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है। उनके लिए तोपखाना कोई मामूली चीज नहीं है। यह रीढ़ की हड्डी है। यही वो चीज है जो पूरी सेना को चलाती है। अब सोचो, अगर कोई उस रीढ़ को निकाल दे तो क्या होगा? यूक्रेन ने जो खोजा वो ये था कि कैसे ठीक उसी जगह तक पहुंचा जाए जहां रूसियों को लगता था कि वे सुरक्षित है। यही ठीक वही है जो यूक्रेन ने किया। इस ऑपरेशन का नाम भी मजाक जैसा है। उन्होंने इसका नाम ऑक्सान रखा। यह यूरोप में एक बहुत प्रसिद्ध सुपरमार्केट चेन का नाम है। ये एक आंतरिक उपनाम था जो युद्ध के सबसे विनाशकारी अभियानों का मजाक उड़ाता था। सबसे दिलचस्प यह है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। यूक्रेन के खुद के रक्षा मंत्री मिखाइल फेडोरोव के अनुसार सब कुछ एक दुर्घटना से शुरू हुआ। एक टीम 25 किलोमीटर दूर एक खास लक्ष्य की तलाश कर रही थी। उन्हें वह नहीं मिला तो वे लगभग 50 किलोमीटर तक
कब्जे वाले इलाके के अंदर उड़ते चले गए और वहीं उन्होंने पूरी तरह से बेफिक्र रूसी सैनिकों को देखा जो मोर्चे से बहुत दूर थे, इतनी दूर कि उन्हें लगा ही नहीं कि कोई उन्हें वहां तक पहुंच सकता है। वे अपने ही उपकरणों पर बैठे थे, बिल्कुल निश्चिंत। और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर हम ढेर सारे बमवर्षक ड्रोन ठीक उसी गहराई तक भेज दें जहां वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और वहां सब कुछ एक साथ तबाह कर दे तो कैसा रहेगा? आप जो देख रहे हैं वही आइडिया और तरीका अमल में लाया गया है। रात में भारी बम वर्षक ड्रोन चुपचाप एक खड़े रूसी टैंक के ऊपर मंडरा रहा है और एक एक करके गोला बारूद गिरा रहा है। हर विस्फोट बिल्कुल निशाने पर होता है। अब जो आपने देखा उसकी कल्पना कीजिए, बस इसे सैकड़ों गुना बढ़ाकर सोचिए। 3 रातों में लगभग 1000 ड्रोन। यही हुआ था। 800 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन तबाह कर दिए गए। कुल मिलाकर 949 लक्ष्यों को निशाना बनाया गया, वो भी सभी 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर फ्रंट लाइन से। ये सब कुछ डेल्टा नामक सिस्टम द्वारा समन्वित किया गया, जो हर ड्रोन की तस्वीर और सैन्य बलों से मिली हर जानकारी को एक ही नक्शे पर रियल टाइम में जोड़ता है। यूक्रेन की 2 एलिट यूनिट्स, जिन्हें लाजर और नेमेसिस कहा जाता है, इसके पीछे थी। और जून 2026 में दूसरा चरण आया, जिसे आर्टाचान नाम दिया गया। शब्दों का वही खेल है, पर अब आर्ट जोड़ा गया है, जो तोपखाने आर्टिलरी की ओर इशारा करता है। और वे फिर से तोपखाने को निशाना बना रहे थे। उन्होंने क्या किया? वे खेरसोन, जापोरिजिया, दोनेत्स्क और स्तारोबिल्स्क क्षेत्र में चले गए। 231 लक्ष्यों को निशाना बनाया गया, 171 को नष्ट कर दिया गया। नतीजा, ऑपरेशन के पहले ही दिन रूसी गतिविधि 30 से 80% तक गिर गई। ये उस हिस्से पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे घातक झटका टैंकों पर नहीं था। ये एक ऐसे हिस्से में था जिसे रूस बिल्कुल भी बदल नहीं सकता, क्योंकि एक तकनीकी समस्या थी जो यूक्रेन को बहुत समय से परेशान कर रही थी। जब आप तोप के ऊपर एक कॉम ग्रेनेड फेंकते हैं, आप उसे नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में रूसी उसे ठीक कर लेते हैं और उस हिस्से को थोड़े समय में फिर से युद्ध के लिए भेज देते हैं। नुकसान अस्थायी होता है, इसलिए यूक्रेनी इंजीनियरों ने महीनों तक एक समाधान पर काम किया और एक नया गोला बनाया जो सिर्फ एक काम के लिए है, तोप की नली को अंदर से फोड़ देना, ताकि वह तोप कभी दोबारा इस्तेमाल न हो सके। यह तोप को घायल करना नहीं है, बल्कि पूरी तरह खत्म कर देना है। और खुद फ्योडोरोव, यूक्रेन के रक्षा मंत्री के शब्द इसे अच्छी तरह समझाते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 रातों में इस खास गोला बारूद से 250 रूसी तोपें नष्ट कर दी गई। और हर मामले की वीडियो में पुष्टि भी है। 2 रातों में 250 तोपों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। इस ड्रोन रणनीति के पीछे कर्नल पाउलो एलिज़ारोव और लाजर समूह का बड़ा हाथ है, जिन्होंने युद्ध के दौरान $13 अरब से ज्यादा के रूसी उपकरण नष्ट किए हैं। अगर ये कहानी आपको कुछ नया दिखा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस युद्ध के हर अध्याय पर नजर रखते हैं और आप आगे जो होने वाला है उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। और आगे जो होने वाला है वो है कि ये हथियार पूरे सेना पर क्या असर डालता है। क्यों? नली को नष्ट करना तो बस शुरुआत है। मेरे साथ सोचिए, इसके बाद रूस के पास क्या बचता है, क्योंकि पूरी सेना तो तोपखाने के इर्द गिर्द बनाई गई थी। तोपखाना हटा दो और हमला पूरी तरह असुरक्षित होकर लड़ाई में जाता है। उस भारी गोलाबारी के बिना, जो समय से पहले यूक्रेनी रक्षा को कमजोर करती थी, रूसी सैनिकों को कहीं ज्यादा मजबूत ठिकानों पर हमला करना पड़ता है और ऊपर से ड्रोन के झुंडों का सामना करना पड़ता है। नतीजा बेहद क्रूर है। ये मैंने नहीं कहा, बल्कि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब,
जो इस संघर्ष से बाहर है, ने कहा है, मारे या घायल रूसी सैनिकों का यूक्रेनियनों के मुकाबले अनुपात 3 से बढ़कर 8 हो गया है। यानी हर एक यूक्रेनी पर 8 रूसी मारे या घायल हो रहे हैं। उनका अनुमान है कि हर महीने लगभग 35,000 रूसी सैनिक हताहत हो रहे हैं। एक आंकड़ा है जो 2026 की शुरुआत से अब तक की स्थिति संक्षेप में बताता है। यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों ने उसी अवधि में जितने रूसी सैनिक भर्ती हुए, उससे 12,500 ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यानी घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो आप अभी देख रहे हैं वो एक यूक्रेनी लड़ाकू विमान है जो जंगल में छिपे रूसी हमलावर समूहों और उनकी पोजीशन पर सटीक गाइडेड बम गिरा रहा है। ऐसे ही घटनाएं हर दिन दोहराई जाती हैं। और मॉस्को के लिए इस स्थिति की क्रूरता पर ध्यान दीजिए। रूसी सेना को हर दिन हमेशा की तरह हमला करने का आदेश मिलता रहता है। सिर्फ हाल ही के 24 घंटों में मोर्चे पर 250 से ज़्यादा झड़पें हुई, जिनमें सबसे भारी झड़पें पोक्रोव्स्क और स्लोवियांस्क क्षेत्रों में हुई। आगे बढ़ने का आदेश नहीं बदला है। जो बदला है वो ये है कि अब ये लोग बिना उस गोलाबारी की आड़ के आगे बढ़ रहे हैं जो उनके आगे जाना चाहिए था। तो दो सैनिकों के समूह की वो नई और चालाक रणनीति कभी कोई असली रणनीति थी ही नहीं। वो तो बस हताशा थी। जब आपके पास सही से हमला करने के लिए कुछ नहीं बचता तो हमला करने का वो ही एकमात्र तरीका था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन क्या रूस इसकी भरपाई नहीं कर लेगा? क्या सिर्फ ज्यादा उत्पादन करना ही काफी नहीं है? हमें यहाँ ईमानदारी दिखानी होगी, क्योंकि यहाँ असली बाधाएं हैं। सच यह है कि रूस पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी योजना है कि वह 2026 में 7 मिलियन से ज्यादा ड्रोन बनाए। 7 मिलियन, यह बहुत बड़ी संख्या है और ये दिखावा करना बेवकूफ़ी होगी कि ये मायने नहीं रखता। लेकिन एक समस्या है जिसे वे अब तक हल नहीं कर पाए हैं। यूक्रेन कई साल आगे है। आज यूक्रेनी ड्रोन जो फर्स्ट पर्सन व्यू से उड़ाए जाते हैं, फ्रंटलाइन पर रूसी ड्रोन की तुलना में 1 के मुकाबले 1.5 के अनुपात में है और ये बढ़त बढ़ रही है। सिर्फ मई में ही यूक्रेन ने लगभग 1,80,000 सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया। इनमें से ज्यादातर ड्रोन से किए गए। और बात सिर्फ संख्या की नहीं है। यूक्रेन ने अब ऐसे मध्यम दूरी के ड्रोन विकसित कर लिए हैं जो 200 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर तक उड़ सकते हैं। यानी रूसी समस्या सिर्फ तोप खाने को पीछे हटाने से भी हल नहीं होती, क्योंकि इतनी दूरी पर तोप बेकार हो जाती है। ऐसे AI ड्रोन हैं जो खुद लक्ष्य पहचानते हैं और सैटेलाइट सिग्नल पर निर्भर नहीं रहते, जिससे रूसी इलेक्ट्रॉनिक जामिंग उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकता। और इसमें एक लगभग मजेदार बात भी है। यूक्रेन रूसी बम ड्रोन शाहिद को गिराने के लिए ऑपरेटरों को ट्रेनिंग देता है, जिसमें GTA 5 गेम का मॉडिफाइड वर्जन एक सस्ता सिमुलेटर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। यही है आजकल की जंग की हकीकत। ऑपरेटर वीडियो गेम में ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं असली जिंदगी में इस ट्रेनिंग का असर? यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन, जिसकी कीमत बहुत कम है, रूसी शाहिद को यूक्रेन के आसमान में पकड़ता है और हवा में ही उड़ा देता है। सस्ता ड्रोन महंगे ड्रोन को गिरा रहा है। रुकावट असली है और रूस शायद इस पर अड़ा रहेगा, लेकिन वो दूर से उस किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही है जो पहले ही आगे निकल चुका है। चलिए वापस उस 6 महीने के ब्रेक पर चलते हैं जिसे कोई समझा नहीं पा रहा था। अब सब समझ आता है ना? रूस ने रणनीति बदलने के लिए नहीं रुका था। रूस इसलिए रुका क्योंकि यूक्रेन ने चुपचाप उस पैर को काट दिया जो रूसी सेना को खड़ा रखता है। हाँ, पूरी सेना
जो तोपखाने के इर्द गिर्द बनाई गई थी, अचानक उसके बिना लड़ने के लिए मजबूर हो गई। और यही वो बात है जो सोचने पर रोंगटे खड़े कर देती है। एक युद्ध मशीन दिखने में भले ही भयानक, डरावनी और अजेय लगे, लेकिन अंदर से वो पहले ही खोखली हो सकती है। वो दैत्य बस कुछ समय तक जड़ता के सहारे चलता रहता है, बिना ये जाने कि उसकी टांग तो पहले ही जा चुकी है। यही ऑपरेशन अल्चाम्ब्रो ने उजागर किया था। दुनिया की सबसे डरावनी सैन्य शक्ति सिर्फ एक चीज पर निर्भर थी, और जब अंधेरे में उस चीज को काट दिया गया तो गिरावट पहले ही शुरू हो चुकी थी, भले ही किसी ने अभी तक देखा न हो। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी ऐसा होने में बहुत देर है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पहले ही यूक्रेन की सुरक्षा सेवा द्वारा संचालित 40 दिनों की एक नई रणनीतिक पहल को मंजूरी दे दी है, रूसी आक्रमणकारियों के खिलाफ घेरा और भी कसने के लिए। ऑपरेशन का एक संभावित तीसरा चरण अभी तैयार किया जा रहा हो सकता है, और जिस तरह से पहले 2 चरण हुए थे, रूस को तब ही पता चलेगा जब ये पहले से हो रहा होगा। इसीलिए यहाँ बने रहना फायदेमंद है। ये कहानी अभी और आगे बढ़ेगी और हम इसके हर कदम को कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। जाने से पहले एक सवाल का जवाब कमेंट्स में दें। अगर यूक्रेन ने पहले ही एक बार गुप्त रूप से रूसी सेना को रोक दिया था और अब अगला चरण तैयार कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि रूस समय रहते फिर से उठ खड़ा हो पाएगा? नीचे अपना अनुमान कमेंट करें। मैं सच में जानना चाहता हूं। आपके देखने और कमेंट्स के लिए धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।